गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से सीखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछे गए हैं उसका वन लाइनर। तो आई थिंक ये मेरा तीसरा पार्ट है। अभी तक आपने मेरे दो पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए तो आपको पता चले इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और हाँ बच्चों, आने वाली जिपमेर हो या फिर नॉर्सेट के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। तो अभी तक बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ए बेबी एडमिटेड इनटू द आईसीयू। बेबी क्या है, आईसीयू में सॉरी एडमिट है, ऑन द वेंटिलेटर सपोर्ट चल रहा है और उसको ईटी ट्यूब डाली हुई है। ईटी ट्यूब की साइज भी लिखी हुई है, कितनी है बच्चों, 4 mm। विद सक्शन कैथेटर साइज इज यूज्ड इन दिस चिल्ड्रन। एक बच्चा है बच्चों, एडमिट हुआ है आईसीयू में, विद द वेंटिलेटर सपोर्ट है, ईटी ट्यूब डाला हुआ है, ईटी ट्यूब की साइज भी बता दी है, कितनी बच्चों, 4 mm है। तो कौन सा सक्शन कैथेटर की साइज हमें यूज करनी चाहिए, तो याद रखें बच्चों, अगर 4 mm की ईटी ट्यूब यूज करते हैं इनटू द बेबी सो दैट इट्स द डबल कर दीजिए, यानी कि 4 mm का कितना आएगा, 8 फ्रेंच नंबर कैथेटर कैन बी यूज्ड फॉर द सक्शन। तो पता चला क्या पूछा था क्वेश्चन में, बेबी को एडमिट किया है आईसीयू में विद द वेंटिलेटर, ईटी ट्यूब डाली हुई है 4 mm में, तो उसके हिसाब से हमें कौन सा सक्शन कैथेटर यूज करना चाहिए। इफ द 4 mm ईटी ट्यूब यूज्ड इन द योर बेबी सो दैट दिस बेबी रिक्वायर्ड फॉर द 8 फ्रेंच नंबर कैथेटर कैन बी यूज्ड फॉर द सक्शन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, 4 mm ईटी ट्यूब है तो क्या करेंगे हम, 8 फ्रेंच का कैथेटर कैन बी यूज्ड फॉर द सक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेडी है, वजाइनली डिलीवर एक बेबी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है एक लेडी को, इनटू द लेबर रूम में बच्चों। ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर, एक नर्सिंग ऑफिसर है, उसको पता होना चाहिए आफ्टर 7 डे ऑफ द पोस्ट डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद के कितने दिन में बच्चों, 7 डे में कौन सा टाइप का लोकिया कम्स फ्रॉम द वजाइना। वजाइना से कौन सा टाइप का लोकिया है वो वजाइना से बाहर निकलता है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, आफ्टर द पोस्ट डिलीवरी विद इन द 7 डेज। तो चलिए 7 डे का सारा मैं एक बार बता देता हूँ। इफ द लोकिया रूब्रा, यानी कि शुरुआत का जो फर्स्ट से लेके 3 दिन का है, तो उसमें क्या कलर रहेगा बच्चों, रेड कलर रहेगा, और उसमें कंपोजिशन कौन सा रहेगा, ब्लड होगा, फ्रेगमेंट्स ऑफ डिसिडिया और द म्यूकस रहेगा। तो पता चला शुरुआत के पहले से 3 दिन पे, यानी कि डिलीवरी होने के बाद में शुरुआत के 1 से 3 दिन में रेड कलर का क्या देखने को मिलता है, वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, उसको क्या बोला जाता है, लोकिया रूब्रा बोला जाता है। नेक्स्ट लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा का मीनिंग क्या है, 4 से लेके 10 दिनों तक, कितने दिनों तक बच्चों, 4 से लेके 10 दिनों तक जो दिखता है कलर वो कैसा है, वजाइनल डिस्चार्ज पिंक कलर का। और उसमें क्या होता है बच्चों, ब्लड होता है, म्यूकस होता है और द ल्यूकोसाइट होता है। क्या रहता है बच्चों, ब्लड रहता है, म्यूकस रहता है और द लास्ट वन इज द ल्यूकोसाइट रहता है। चलिए पता चला शुरुआत के 1 से 3 दिन में बच्चों रेड कलर, 4 से 10 दिन में कितना, पिंक कलर, और उसमें ब्लड म्यूकोसा और द क्या रहेगा, ल्यूकोसाइट, उससे क्या बोला जाता है, लोकिया सिरोसा। बट द लास्ट वन इज द लोकिया एल्बा। तो लोकिया एल्बा में क्या रहता है बच्चों, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, किसका कलर का, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और ड्यूरेशन कितना है बच्चों, 11 से लेके 14 दिनों तक, और उसमें क्या देखने को मिलता है, ओनली कंपोजिशन क्या रहता है बच्चों, लार्जली म्यूकस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लार्जली म्यूकस देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वन इज शुरुआत से 1 से 3 दिन रेड, 4 से 10 दिन में पिंक कलर और 11 से 14 दिन में व्हाइट। लोकिया रूब्रा रेड कलर, लोकिया सिरोसा पिंक कलर, लोकिया अल्बा व्हाइट 11 to 14 डेज। अब इसमें कितने दिन है, 7 डेज। 7 डेज कितने है, किसमें आएगा, पिंक कलर, यानी कि 4 से लेकर 10 दिन में। तो सही आंसर हमारा कौन सा रहेगा, लोकिया सिरोसा इज द आवर करेक्ट आंसर। आ गया आंसर, पता चला बच्चों। अब ये सारी चीजें आपको क्या करनी है बच्चों, एक किताब बना दीजिए, नोट्स बना दीजिए, या फिर आप जहां भी स्टडी करते हो ना उस दीवार पर ये सारी छोटी छोटी बातों को आप चिपका के रखिए, यानी कि जब भी एग्जाम में ये सारी बातें आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए ये सारी। चलिए नेक्स्ट, नेम ऑफ द सेल्फ रिटेनिंग ट्यूब। सेल्फ रिटेनिंग ट्यूब के बारे में थोड़ी सी हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्योंकि व्हाट कैन मीन बाय द सेल्फ रिटेनिंग ट्यूब है क्या। तो चलिए देख लेते हैं। सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर या फिर ट्यूब, इट इज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, वन टाइप ऑफ द क्या है बच्चों, इट्स अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसमें क्या देखने को मिलता है, which remains in the position within the organ or cavity of the body without the further support। क्या है बच्चों, पता चला सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर या फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है,
उसमें क्या करेगा, वो क्या करेगा, इट्स रिमेन इन पोजीशन, पोजीशन में रखेगा ऑर्गन को या फिर कैविटी को ऑफ द बॉडी विदाउट द फर्दर सपोर्ट, उसको किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, ये यूरेथ्रल कैथेटर है, कास्टेक टू बी रिटेन इनटू द ब्लेडर, यानी कि ब्लेडर में एक ही जगह पर हम उसको चिपका के रख सकते हैं। छात्र बोल सकते हैं ना कि जो भी कैथेटर हम एक जगह पर रख सकते हैं तो उसे क्या बोलता है, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर या यूरिनरी कैथेटर, कंस्ट्रक्ट टू बी रिटेन इनटू द ब्लेडर एंड द यूरेथ्रा लाइक अ पॉलिश कैथेटर। एग्जांपल भी दे दिया पॉलिश कैथेटर, और उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, मैलिकोट कैथेटर। मैलिकोट कैथेटर क्या है बच्चों, इट इज द सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है। तो पता चला सेल्फ रिटेनिंग क्या है, which remains in the position, देखिए पोजीशन में उसको जकड़ा जा सकता है, वो किसको जकड़ के रखेगा, ऑर्गन या फिर कैविटी को, और नो नीड ऑफ द एनी फर्दर सपोर्ट। चलिए, मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर साइज यूज्ड इनटू द मेल एडल्ट, मेल एडल्ट के बारे में पूछा गया है बच्चों, कौन सा टाइप्स का जो सक्शन कैथेटर की साइज हमें यूज करनी पड़ेगी, किसमें बच्चों, मेल एडल्ट में। तो विच टाइप ऑफ द मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर साइज यूज्ड इनटू द मेल एडल्ट, सॉरी एडल्ट, उसमें क्या आएगा, देखिए ये चीज याद रखिए बच्चों, अगर लेस देन 10 फ्रेंच है, लेस देन क्या है बच्चों, 10 फ्रेंच नंबर है, वो कैथेटर यूज करेंगे किसमें, इन्फेंट और चिल्ड्रन में। और अगर मोर देन 12 फ़ारेनहाइट नंबर कैथेटर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इनटू द एडल्ट मेल एंड फीमेल्स। देखो मैंने पूरा लॉजिक ही दिखा दिया है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर 10 फ्रेंच नंबर से अगर कम है तो वो कैथेटर हमें किसके लिए यूज करेंगे, इन्फेंट और चिल्ड्रन, यानी कि सक्शन कैथेटर। अगर 12 फ्रेंच नंबर से ज्यादा का नंबर है वो कैथेटर हम यूज करेंगे किसके लिए, एडल्ट मेल और फीमेल्स के लिए। तो पता चला मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर साइज यूज्ड इन द मेल एडल्ट एंड फीमेल एडल्ट, और इन्फेंट और चिल्ड्रन के बारे में पूछे तो 10 फ्रेंच नंबर से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके एक मिनट, ओके, पल्सेशन इज द नॉट इजीली फेल्ट, पल्स फील नहीं हो रहा है बच्चों, एंड स्लाइटली प्रेशर दोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, उसका नाम बता दीजिए, क्या बोल रहा हूं मैं, पल्सेशन यानी पल्स हमें सुनाई नहीं दे रहा, इजीली फेल्ट फील ही नहीं हो रहा है, और अगर थोड़ा सा प्रेशर उस जगह पर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर, यानी कि थोड़ा सुनाएगा और उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, डिसअपियर। तो चलिए उसका मीनिंग बता लेते हैं। तो मैं पूरा आपका जो क्वेश्चन है वो लेके आया हूं, मैं हाईलाइटिंग करते जाता हूं तो आपको इजीली आंसर है। चलिए नंबर 0 में क्या आएगा बच्चों, एब्सेंट पल्स, उसमें पल्स होगा ही नहीं, यानी कि लो पल्सेशन इज द फेल्ट डिस्पाइट द एक्सट्रीम प्रेशर, अगर हम एक्सट्रीम प्रेशर दे दें फिर भी पल्सेशन देखने को मिलता ही नहीं है। चलिए 1 प्लस नंबर है तो क्या होगा, थ्रेडी पल्स, क्या कौन सा पल्स देखने को मिलेगा, थ्रेडी पल्स। व्हाट यू मीन बाय द थ्रेडी पल्स बच्चों, पल्सेशन इज द नॉट इजीली फेल्ट, उसमें भी पल्स फील तो नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन स्लाइटली प्रेशर दोगे तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, जो भी सुनाई देता है थोड़ा थोड़ा वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। चलिए +2 अगर नंबर आ रहा है तो क्या आएगा, उसको क्या कौन सी कंडीशन बोलेंगे, वीक पल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, वीक पल्स बोलेंगे। वो क्या है, इट इज द स्ट्रॉन्गर देन ए थ्रेड पल्स, यानी कि जो पिछला वाला था उससे थोड़ा स्ट्रांग है, अगर लाइट प्रेशर भी दोगे तो उसकी वजह से वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि 0 1 2 उसमें थोड़ा सा भी प्रेशर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और सबसे 0 में तो क्या है, पल्सेशन फेल्ट ही नहीं हो रहा है बच्चों। +3 में क्या आएगा, इट्स द नॉर्मल पल्स, ये कौन सी कैटेगरी है, नॉर्मल पल्स, इट इज द नॉर्मल पल्स, पल्सेशन इज द इजीली फेल्ट, टेक द मॉडरेटर प्रेशर टू कोज इट टू बी डिसअपियर, अगर थोड़ा सा ज्यादा सा प्रेशर देंगे तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और लास्ट वन इज द +4 वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंडिंग पल्स, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, बाउंडिंग का मतलब क्या, बाउंड करता है, तो पल्सेशन क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, स्ट्रांग, फास्ट आपको सुनाई देते हैं, एंड डज नॉट डिसअपियर विद द मॉडरेट प्रेशर, कितना भी प्रेशर डाल दो वो डिसअपियर नहीं होंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रेशर दो तो पल्स डिसअपियर नहीं हो गए, तो बाउंडिंग पल्सेस, पल्सेशन इजीली कौन सी कंडीशन में फेल्ट होती है, +3 वाली कंडीशन, नॉर्मल पल्स कंडीशन। और हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, पल्सेशन इज द नॉट इजीली फेल्ट एंड स्लाइटली प्रेशर कोज द डिसअपियर, तो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर बच्चों, पता चल गया है व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा आएगा, थ्रेडी पल्स, कौन सा आएगा बच्चों, इट्स आवर आंसर, कौन सा आएगा, थ्रेडी पल्स। चलिए पता चला आंसर कौन सा आएगा, थ्रेडी पल्स। जो इमेज आपको दिख रही है वो आने वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए है, तब तक जब आएगा तब मैं बताऊंगा। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं अलग अलग आंसर। ओके, व्हिच पल्स यूज्ड फॉर द फर्दर असेसमेंट ऑफ द अनकॉन्शियस एडल्ट क्लाइंट ड्यूरिंग द रिसससिटेशन, कौन सी पल्स को हमें यूज करना पड़ेगा जब हम सीपीआर देते हैं तब,
तो याद रखिए जब भी हमें सीपीआर लेना होगा तो हमें कौन सी पल्स चेक करनी पड़ेगी। याद रखिए बच्चों कौन सी पल्स हमें चेक करेंगे, we should check the which pulse, कैरोटिड पल्स। कौन सी पल्स चेक करेंगे बच्चों, कैरोटिड पल्स को हम यूज करेंगे। कौन सी पल्स को यूज करेंगे बच्चों, कैरोटिड पल्स को हमें यूज करना होगा। नेक्स्ट, फॉर द असेसमेंट नॉट मोर देन 10 सेकंड, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोटिड पल्स को हमें असेसमेंट करेंगे लेकिन कितने टाइम तक, नॉट मोर देन 10 सेकंड ऑफ द सर्कुलेशन ड्यूरिंग द सीपीआर इनटू द एडल्ट क्लाइंट। चलिए हेमलिच मैन्यूवर सीख लेते हैं बच्चों, जो इमेज में दिख रहा होगा आपको। कौन सा है मैन्यूवर, हेमलिच मैन्यूवर। इट्स द इन्फेंट यूजुअली कंसिस्ट, क्या करेंगे देखिए, पहले क्या करेंगे स्टेप 1 में देख लीजिए, फॉर क्या करेंगे, बैक फ्लो देंगे। ऐसी पोजीशन में बच्चों को क्या करेंगे, अगर कुछ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, बच्चे में मुंह में कुछ निकल गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ब्लोस देंगे, यानी कि पीठ के बड़ पे हमें ऐसे इमेज में दिख रहा है ना, बच्चे को ऐसे प्रोन पोजीशन में रख देते हैं। सेकंड वन उसमें अगर वो भी नहीं हो रहा सॉरी, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, लास्ट में सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, चेस्ट थ्रस्ट देंगे। क्या देंगे, वो भी कितना देंगे, 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। अगर ये भी नहीं हो रहा, फिर भी एयरवे कुछ मुंह में दिखाई नहीं दे रहा आपके, तो हम अल्टरनेट ये प्रोसीजर फर्स्ट और सेकंड प्रोसीजर करते रहेंगे कंटिन्यूस में। 5 क्या देंगे, बैक ब्लोस देंगे, और 5 क्या देंगे, चेस्ट थ्रो देते रहेंगे। तो पता चला इसमें क्या है, हेमलिच मैन्यूवर में 5 बैक ब्लो दे दीजिए, उसके बाद 5 चेस्ट थ्रस्ट दे दीजिए, और उसके बाद ये रिपीटेटिव प्रोसीजर करते रहिए, 1 and 2 यानी कि ब्लैक बैक ब्लोस देते रहिए और चेस्ट थ्रस्ट देते रहिए कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट, इन्फेंट का एक बार मैं थियरिकल एक बार समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल आई थिंक पता चल गया होगा। गिव कितने देंगे, 5 बैक ब्लो और 5 चेस्ट थ्रस्ट, पता चला ना, 5 क्या देंगे, बैक ब्लो और 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे। लुक इनटू द माउथ, अब माउथ को हम चेक करेंगे ये दोनों कंडीशन करने के लिए, यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, माउथ को चेक करेंगे। इफ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो इट्स ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, रिपीट द स्टेप 2 and 3, यानी कि 1 and 2 जो मैंने सिखाया था वो, अबव द until the object is the expelled out or infant become the consciousness। कब तक करेंगे, जब तक वो ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकलता तब तक कंटिन्यूस में हमें वो प्रोसीजर कंटिन्यू क्या करनी पड़ेगी, रिपीट और रिपीट और रिपीट करनी ही पड़ेगी बच्चों। तो पता चला 5 बैक ब्लो देंगे, 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे, उसके बाद लुक इनटू द माउथ फॉर द चेक इफ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, इट्स ओके, अगर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो रिपीट द स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉजेस ऑफ द टिटेनी इनटू द न्यूबॉर्न बेबी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टिटेनी होने की जो मेन वजह है वो क्या है बच्चों, हाइपोकैल्सीमिया। क्या होगा बच्चों, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से बच्चों में क्या देखने को मिलता है, टिटेनी देखने को मिलता है। A patient admitted on the ward into the bed rest, पेशेंट को एडमिट किया है बेड रेस्ट करने के लिए। ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर, ऑन ड्यूटी जो नर्सिंग सिस्टर है या इंचार्ज है या फिर ऑफिसर स्टाफ ब्रदर है, वो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट देता है किसके लिए, मूव अप विद द हेल्प ऑफ, आप खड़े हो जाइए, लेकिन खड़े कैसे होने का, विद द हेल्प ऑफ द, किसके बात कर रहा हूं मैं, ट्रेपेज बार, बिकॉज इट प्रिवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सीखना पड़ेगा हमें, क्या है ट्रेपेज बार। पहले तो ये देख लीजिए ट्रेपेज बार है क्या, कौन सा बार, ट्रेपेज बार। चलिए एक पेशेंट को एडमिट किया है वार्ड में, बेड रेस्ट पे है, नर्सिंग ऑफिसर उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप खड़े हो जाइए, मूव हो जाइए, लेकिन किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेपेज बार। इसका रीजन बताइए क्यों हम ट्रेपेज बार का यूज करेंगे। तो चलिए पहले तो सीख लेते हैं, ट्रेपेज बार इज द यूज्ड टू हेल्प द पेशेंट द चेंज द पोजीशन व्हाइल इनटू द बेड। जब भी पेशेंट बेड में होता है तो अगर मूवमेंट के लिए जो चीज जरूरी है वो चीज का नाम क्या रहेगा बच्चों, ट्रेपेज बार रहेगा। एन एड यानी कि यूज होता है ट्रांसफर फ्रॉम द बेड टू चेयर्स विद द मिनिमम अटेंडेंट असिस्टेंट, यानी कि कम से कम असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बेड में से कहां जाने के लिए, अपनी चेयर में जाने के लिए किसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी बच्चों, नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ द ट्रेपेज बार, इट इज द मेनली यूज्ड टू हेल्प द पेशेंट चेंज द पोजीशन व्हाइल इनटू द बेड। चलिए एक बार मैं इमेज आपको दिखा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये दिख लीजिए, क्लियर, यूज एंड द ओवरहेड, ये देखा, ये क्या है, पता चल गया, ये क्या है बच्चों, ट्रेपेज बार है बच्चों, क्या है बच्चों, ट्रेपेज बार। और ट्रेपेज बार की मदद से क्या करेंगे हम, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, मूव करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी वजह से क्या प्रिवेंट होता है वो मैं सिखा देता हूं, शियर फोर्स। ये सॉरी शियर फोर्स याद रखना बच्चों, कौन सा फोर्स,
ग्रेविटी वाला जो फोर्स होता है उसे क्या बोला जाता है, शियर फोर्स। इट इज द ग्रेविटी फोर्स है पुशिंग डाउन ऑन द पेशेंट बॉडी विद द रेजिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड द चेयर और बेड। अब ये रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या रहेगा, ग्रेविटी का मीनिंग बेड में से जो पेशेंट है वो गिर ना जाए ग्रेविटी फोर्स की वजह से, उसकी वजह से प्रिवेंट करने के लिए हमें ट्रेपेज बार का यूज करेंगे, जिसकी वजह से ग्रेविटी फोर्स उसको लगेगा नहीं। तो पता चला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन की टर्म बता देता हूँ, यूपनिया। क्या आएगा बच्चों, यूपनिया। चलो मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ तो आपको इजीली याद रहेगा। प्लीज बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन की टर्म क्या आएगी, यूपनिया इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन। चलिए एपनिया, एपनिया यानी कि क्या आएगा, सीजेशन ऑफ द ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग रुक रुक के आएगी। नेक्स्ट ब्रेडिप्निया, ब्रेडिप्निया का मीनिंग क्या रहेगा, रेस्पिरेशन रेट कितना रहेगा बच्चों, लेस देन 12 पर मिनट। कितना रहेगा बच्चों, रेस्पिरेशन रेट कितना रहेगा, लेस देन कितना आएगा, 12 पर मिनट। चलिए पता चल गया। यूपनिया, एपनिया और द ब्रेडिप्निया, तीन ही चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, इन एपिडेमियोलॉजी सिवियरिटी ऑफ द डिजीज इज द मेजर बाय। एपिडेमियोलॉजी में जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज है हमें मेजर किसकी वजह, किसकी सहायता से करेंगे, तो किसकी आएगी, केस फैटेलिटी रेशियो। कौन सा आएगा बच्चों, केस फैटेलिटी रेशियो की वजह से हम क्या जान सकते हैं, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ए चाइल्ड कम्स इनटू इमरजेंसी, ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों, उसके बाद ही आंसर पे फोकस कीजिए। ए चाइल्ड, एक बच्चा है, कम्स आ रहा है, कहां पे आ रहा है, इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन आएगी, फ्रीक्वेंटली लूज मोशन हो रहा है। तो पहला सिम्टम नोट कर दीजिए, क्या आएगा, एक बच्चा इमरजेंसी में आया, कौन सी प्रॉब्लम लेके, फ्रीक्वेंटली लूज मोशन है, कब तक है, फॉर द वन डे, एक दिन से क्या है, फ्रीक्वेंटली लूज मोशन है, और नो एनी अदर सिम्टम, और कोई सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। वाइटल साइन बच्चों देखिए नॉर्मल है, ये चीज पे गौर कीजिए। डिहाइड्रेशन दिख नहीं रहा, स्किन फोल्ड यानी जो स्किन टर्गल टेस्ट होता है वो रिवर्ट बैक हो जाता है विद इन 2 सेकंड, व्हिच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। चलिए क्या पूछा है, बच्चा आ रहा है इमरजेंसी में, फ्रीक्वेंटली लूज मोशन है, एक दिन से है, कोई भी सिम्टम नहीं है, वाइटल्स नॉर्मल है, डिहाइड्रेशन भी नहीं है, लेकिन हाँ स्किन फोल्ड क्या जो करते हैं वो रिवर्ट बैक हो जाता है विद इन 2 सेकंड। तो हमारी एज ए नर्स क्या प्रायोरिटी, एक ही बात पे फोकस कीजिए, फ्रीक्वेंटली लूज मोशन है। जब भी आपको लूज मोशन है, भले चलो वाइटल नॉर्मल है, इट्स ओके, लेकिन एज ए नर्स हमें क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। ऑल वाइटल साइन आर द नॉर्मल, नॉर्मल है, बट देयर इज अ चांस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों बच्चों, ये लिखा ही है, चलो मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। फ्रीक्वेंटली लूज मोशन यानी कि लूज मोशन हुआ है, अगर लूज मोशन हमारी बॉडी में से होता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए, जस्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो हो गए ही बच्चों। फॉर द वन डे है या 2 डे हो या 3 डे है, लेकिन क्या फ्रीक्वेंटली लूज मोशन तो हुआ ही है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ ही, सो दैट एटलीस्ट ओआरएस तो हमें देना ही पड़ेगा, एंड एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू द बॉडी, नहीं सॉरी बेबी। पता चला, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको माइंड नहीं कुछ नहीं करना। फ्रीक्वेंटली लूज मोशन अगर बॉडी में है, एक दिन हो या 2 दिन हो या आधा दिन, उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा ना बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम एक ही चीज तो करवाते हैं ना, ओआरएस और एंटीबायोटिक। अगर आपने डायरिया पढ़ा हो तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और उसके उपरांत हम उसके अलावा जिंक का भी सप्लीमेंट देते, आपको पता हो तो। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेके आता हूं मैं। Which drug causes the nausea and vomiting? उसमें ऑप्शन बहुत आए हैं, इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ऑप्शन में 2-3 ड्रग थी, और कौन सी ड्रग की वजह से नोजिया और वॉमिटिंग होता है, तो याद रखिए बच्चों, कीमोथेरापी ड्रग। कौन सा, जब भी हम कीमोथेरापी ड्रग देते हैं तो चांसेस रहेगा किसका, नोजिया वॉमिटिंग। दैट्स व्हाई हमें भी जब भी कीमोथेरापी दे तब हमें क्या करने पड़ेगा, एंटी एमेटिक ड्रग देनी चाहिए, ऑनडायसेट्रोन। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिथोट्रेक्सेट है क्या बच्चों, यस, मिथोट्रेक्सेट इज अ कीमोथेरापेटिक एजेंट, यानी कि कीमोथेरापेटिक ड्रग के लिए वो काम ली जाती है। कॉमनली कोज उसकी वजह से क्या हो रहा है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होने की संभावना हो सकती है, सो दैट यूजुअली इन द जनरल प्रैक्टिस एंड एंटी एमेटिक एजेंट लाइक द ऑनडायसेट्रोन इज गिवन टू द पेशेंट बिफोर द कीमोथेरापी। इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये एक सेंटेंस पढ़िए। चलिए पहला क्वेश्चन में बोलता हूँ। चलो मिथोट्रेक्सेट क्या है? तो क्या है बच्चों? इट इज द कीमोथेरापेटिक एजेंट है। उसकी वजह से कौन सी साइड इफेक्ट देखने को मिलती है? अर्ली साइड इफेक्ट बच्चों कौन सी आएगी बच्चों? नोजिया, वॉमिटिंग। इसकी वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दोगे हम? क्या दोगे? जनरल प्रैक्टिस में एंटीएमेटिक देंगे। एंटीएमेटिक ड्रग का नाम बताइए बच्चों। ओंडासेट्रॉन। और गिवन टू द कब देंगे? बिफोर द कीमोथेरेपी। चलिए ये 5-6 क्वेश्चन बन गए ना बच्चों। एंटीएमेटिक ड्रग का नाम बताइए। ऐसी कौन सी कीमोथेरेपेटिक एजेंट ड्रग है जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग होता है? तो उसके बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम क्या देंगे? कौन सी ड्रग देंगे? एंटीएमेटिक। एंटीएमेटिक में भी कौन सी देंगे? ओंडासेट्रॉन देंगे। कब देंगे? बिफोर द कीमोथेरेपी। गॉट इट? ऐसी चीज याद रखिए बच्चों, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। पता चला? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्लिनिकल फीचर्स किसके बारे में पूछा है? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फ्लूइड ओवरलोड और द हाइपरवोलेमिया। अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड हो चुका है, यानी कि क्या हो चुका है बच्चों? हाइपरवोलेमिया हो चुका है, तो विच साइन एंड सिम्टम अकर? तो पहला तो जब भी हमारे बॉडी में एक चीज याद रखिए, अगर हमारी बॉडी में एडिमा प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बच्चों? एडिमा प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो फ्लूइड ओवरलोड है, तो उसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एडिमा। पर्टिकुलरली कहां पर? फीट और एंकल्स में। डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, ऑर्थोपनिया व्हाइल द लाइंग डाउन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू मीन बाय द ऑर्थोपनिया? डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग व्हाइल द लाइंग डाउन। क्रैकल्स ऑन द अस्कल्टेशन। जब भी अस्कल्टेशन करेंगे तो कौन सा साउंड आएगा? क्रैकल्स सुनने को। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ यानी कि डिस्निया, इरिटेट द कफ, स्ट्रॉन्ग एंड द रैपिड पल्स। पता चला कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हाइपरवोलेमिया में देखने को मिलते हैं? फर्स्ट वन इज द एडिमा देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? पर्टिकुलरली फीट एंड द एंकल्स में। डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग यानी कि ऑर्थोपनिया व्हाइल द लाइंग डाउन। जब भी हम लाइंग डाउन होते हैं तो डिफिकल्टी देखने को मिलती है ब्रीथिंग में। क्रैकल्स ऑन द अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन के दौरान कौन सा साउंड देखने को मिलता है? क्रैकल्स। हाइपरटेंशन, इरिटेटेड कफ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ और द स्ट्रॉन्ग और द रैपिड पल्स। ये सारी चीजें क्या है? इट्स द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फ्लूइड ओवरलोड या फिर क्या बोला जाता है? हाइपरवोलेमिया। चलिए और लास्ट वन इज द जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द WHO के अनुसार क्या चीज बोल रहा हूं मैं, देखिए। अकॉर्डिंग टू द WHO, ड्यूरेशन ऑफ द हैंड वॉशिंग विद द हैंड रब और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। अकॉर्डिंग टू द WHO, जो हैंड वॉशिंग कर रहे हैं हम, उस प्रोसीजर में हैंड रब के साथ और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के साथ हमें कितने टाइम में हैंड वॉशिंग करनी चाहिए? तो याद रखिए, विद द हैंड रब और द अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में कितना रहेगा? ड्यूरेशन कितना रहेगा? 20 से लेकर 30 सेकंड तक। लेकिन विद द रनिंग वाटर और लिक्विड सोप और द ड्यूरेशन कितना रहेगा? 40 to 60 सेकंड। और टोटल स्टेप कितने रहेंगे? 8 स्टेप। तो ये चीज याद रखिए। अगर हैंड रब या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है तो 20 से 30 सेकंड तक, लेकिन रनिंग वाटर और लिक्विड सोप की वजह से तो क्या होगा? ड्यूरेशन 40 से लेकर कितना आएगा? 60 सेकंड। और टोटल स्टेप कितने होंगे बच्चों? उसमें टोटल स्टेप कितने होंगे? 8 रहेंगे। कितने रहेंगे बच्चों? 8 रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए प्लानेड गैस्ट्रेक्टोमी, जो भी गैस्ट्रेक्टोमी हो रही है, तो विच इज द एसेंशियल कंपोनेंट टू एसेस। ऐसे कौन से कंपोनेंट है जिसको एसेस करने की जरूरत पड़ेगी? कब करने की जरूरत पड़ेगी? अगर प्लानेट है, क्या है? गैस्ट्रोस्टोमी। तो हमें याद रखना पड़ेगा गैस्ट्रोस्टोमी में क्या करना पड़ेगा? कौन सी चीजें हमें एसेस करनी पड़ेगी? HB। याद रखिए HB। नेक्स्ट, ए फीमेल व्हाइल द लिविंग फ्रॉम द होम, एक फीमेल है अपने घर से बाहर जा रही है। कहां पर? मार्केट में जा रही है। वो फील क्या कर रही है? एंजाइटी एंड फियर। बाहर जब भी जाती है तो एंजाइटी और फियर होता है ऐसी महिला को। ड्यूरिंग द लिफ्टिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, या फिर लिफ्ट में जब बैठती है तब, और व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कार यानी कि कार में अकेली जाती है तो। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। चलिए एक फीमेल है अपने घर से बाहर गई मार्केट में, लेकिन एंजाइटी होती है, फियर होती है, लिफ्ट में बैठती है तब भी होती है, ट्रैवलिंग करती है तब भी अकेले होता है तो देखने को मिलता है। तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल किसका है बच्चों? क्लस्ट्रोफोबिया। याद रखिए बच्चों, व्हाट यू मीन बाय द क्लस्ट्रोफोबिया? इट इज द स्पेसिफिक फोबिया है वेयर वन फियर द क्लोज्ड स्पेस। जो क्लोज्ड स्पेस है, बंद जगह, जहां से जाने से वो क्या करती है? डरती है। तो वो याद रखिए, पता चला जब भी मार्केट में अकेली जाती है, लिफ्ट के दौरान,
गाड़ी में अकेली है तो वो क्या है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, स्पेसिफिक फोबिया जहां पर क्या रहेगा, वन फियर क्लोजर स्पेस। चलिए नेक्स्ट, विच पोजीशन की वजह से हमें रिलीव करना पड़ेगा, डिस्निया। डिस्निया यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी को रिलीव करने के लिए कौन सी पोजीशन ले दे। फर्स्ट ईयर से बच्चों ये तो पढ़ते आए हो, उसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। विच पोजीशन, कौन सी पोजीशन आएगी, फाउलर पोजीशन। कौन सी आएगी बच्चों, फाउलर पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मजा आ रहा है ना लेक्चर में, तो प्लीज लाइक कर दीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना मोटिवेशन मुझे चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient receiving the continue enteral feeding कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट, तो which position, ओके एक मिनट, ओके enteral feeding कंटिन्यू चल रहा है, तो which position planet the patient to prevent the aspiration। क्या बोल रहा हूँ देख लीजिए, पेशेंट क्या रिसीव कर रहा है, कंटिन्यू एंट्रल फीडिंग, तो उसकी वजह से कौन सी पोजीशन हमें प्लानिंग करनी चाहिए टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। एस्पिरेशन को रोकने के लिए हमें कौन सी पोजीशन रखेंगे, तो कौन सी रखेंगे, हेड को क्या करेंगे, एलिवेट रखेंगे। एलिवेट का मीनिंग करेंगे, एलिवेट रखेंगे, थोड़ा सा अप रखेंगे। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ द यूटीआई इनटू द चाइल्ड, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉजेज है यूटीआई में इनटू द चाइल्ड में, तो याद रखिए बच्चों, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से यूटीआई होने की संभावना सबसे ज्यादा है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ द यूटीआई इनटू द चाइल्ड कौन सा रहेगा, ई कोलाई। कौन सा रहेगा बच्चों, ई कोलाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डू नॉट गिव द इरिगेशन, यानी कि क्या नहीं देंगे, लवाज, गैस्ट्रिक लवाज और गवाज आता है, दो ही चीज आते हैं। इन विच टाइप ऑफ द पॉइजनिंग, ऐसे कौन सा टाइप का पॉइजनिंग है जिसमें हमें लवाज नहीं देने का, इरिगेशन नहीं करने का, यानी खींचने का नहीं, तो देख लेते हैं कौन सी कंडीशन में। लवाज, तो पहले लवाज का मीनिंग समझते हैं। शुड ओनली बी कंसिडर इफ द अमाउंट ऑफ द पॉइजन इंजेस्टेड इनटू द पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग। लवाज हम कब करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तभी हम करेंगे लवाज, बाकी हम लवाज नहीं करते। चलो नेक्स्ट, लवाज इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, किसमें नहीं करना, व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ द एस्पिरेशन। बच्चों एस्पिरेशन, निमोनिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज और परफोरेशन, ये चीज में हमें कभी भी लवाज नहीं करना। तो याद रखिए कौन से कंडीशन में लवाज नहीं करेंगे बच्चों, एस्पिरेशन, निमोनिया या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज या फिर परफोरेशन में हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, लवाज जैसी प्रोसीजर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक लवाज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड एक्टिवेटेड चारोकोल, तीन चीजें मैंने बता दी, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। गैस्ट्रिक लवाज, सेकंड वन इज द इंड्यूस वॉमिटिंग, और द थर्ड वन इज द कौन सी आएगी, एक्टिवेटेड चारोकोल। तीन चीजें आएगी, कौन कौन से, गैस्ट्रिक गवाज, इंड्यूस वॉमिटिंग एंड एक्टिवेटेड चारोकोल। ये तीनों चीज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कौन से पॉइजनिंग में, कोरेसिव पॉइजनिंग में। कौन से, कोरेसिव पॉइजनिंग में। अब ये कोरेसिव पॉइजनिंग क्या है मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा, पहले याद रखिए कोरेसिव पॉइजनिंग क्या है, यानी कि कोरेसिव पॉइजनिंग है तो हमें क्या करना नहीं चाहिए, गैस्ट्रिक लवाज भी नहीं करेंगे, इंड्यूस वॉमिटिंग भी नहीं करेंगे और एक्टिवेटेड चारकोल का भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी वजह से क्या होगा, रे एक्सपोजर होगा, यानी कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा, कौन आ जाएगा, इसोफेगस टू द कोरेसिव एजेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा और माइट हैपन, और इसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल इंजरी होने की संभावना है बच्चों। तो ध्यान रखिए लवाज हो, वॉमिटिंग हो या चारोकोल, तीनों चीज हमें कॉन्ट्राइंडिकेट करेगी कौन से पॉइजनिंग में, तो याद रखिए बच्चों कोरेसिव पॉइजनिंग में, बिकॉज हो क्या है, डायरेक्टली कांटेक्ट इनटू द इसोफेगस टू द कोरेसिव एजेंट एंड माइट हैपन एंड प्रोड्यूस द एडिशनल इंजरी। तो चलिए अब सीख लेते हैं कोरेसिव पॉइजनिंग क्या है। ये जो इमेज है मैं बाद में बताऊंगा। कोरेसिव एजेंट आर यूजुअली एसिड एंड बेस टाइप, जो एसिड जो पॉइजनिंग रहता है वो, एंड हाइड्रोकार्बन भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द ब्रोंकोस्कोप डिसइंफेक्टेड बाय द व्हिच डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। जो ब्रोंकोस्कोप हम यूज करते हैं उसमें व्हिच टाइप ऑफ द डिसइंफेक्टेंट हमें यूज करना चाहिए, तो साइड एक्स आएगा, यस ग्लूटाराल्डिहाइड आएगा। क्या आएगा बच्चों, ग्लूटाराल्डिहाइड आएगा, याद रखिए बच्चों कौन सा आएगा, ग्लूटाराल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट, अ प्लेसेंटा एक्रेटिव, ये चलिए पहले ये देख लीजिए, पहला इमेज आपके सामने, इट इज द नॉर्मल, दिख रहा है ना बच्चों। चलिए अब देखिए प्लेसेंटा एक्रेटिव का मीनिंग क्या रहेगा,
द क्रॉनिक विलाई आर इन द कॉन्टेक्ट विद द मायोमेट्रियम। जो क्रॉनिक विलाई है थोड़े से कॉन्टेक्ट में आएगी किसमें, ये देखिए दिख रहा है ना बच्चों, ये थोड़े से कॉन्टेक्ट में आएगी किसके, मायोमेट्रियम में। नेक्स्ट प्लेसेंटा इंसरेटा, इंसरेटा क्या आएगी, अंदर जाएगी थोड़ी सी। दैट द कोरियोनिक विलाई, ये जो विलाई है वो क्या हो जाएगी, इनवेड यानी कि अंदर जाएगी किसमें, मायोमेट्रियम के अंदर जाएगी। ये देखिए चली गई ना अंदर, थोड़ी सी गई है, हाफ अंदर हाफ बाहर। और लास्ट वन इज द प्लेसेंटा पेर्सरेटा, पेर्सरेटा का मीनिंग क्या, पूरा ही पूरा क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो कोरियोनिक विली पेनिट्रेट द यूट्राइन सेरोसा, यूट्राइन के सेरोसा के पार्ट में पूरा से पूरा ये देखिए चला जाता है। तो हाईलाइट कर देता हूँ, नॉर्मल पता चला, एक्रेडे में क्या रहेगा, कोरियोनिक विली आर द कांटेक्ट विद द मायोमेट्रियम यानी कि थोड़ा सा कांटेक्ट में आएगी। नेक्स्ट इंक्रेडा में पूरा इसका पूरा क्या हो जाएगा, इन्वेड हो जाएगा, सॉरी पूरा नहीं होगा, कोरियोनिक विली इन्वेड द मायोमेट्रियम का थोड़ा सा हाफ बाहर हाफ अंदर ऐसा रहेगा। लास्ट वन इसका क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट ही कर देगा किसमें, यूट्राइन सेरोसा में पेनिट्रेट कर देता है। तो पता चला ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैंने तीनों बता दिए, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलिन यानी कि टीबी टेस्ट के बारे में बात करें, मॉन्टक्स टेस्ट। स्टैंडर्ड सब्सटेंस प्रोटीन प्यूरिफाइड इन एक्टिविटी यानी कि पीपीडी कैन बी इंजेक्टेड ऑन द फॉर आर्म, यानी कि कहां पर इंजेक्टेड करते हैं, फॉर आर्म में इंजेक्टेड करते हैं, यानी कि कौन से रूट में, तो याद रखें बच्चों कौन सा आएगा, इंट्राडर्मली। ए पेशेंट इज द टेकिंग द स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन, एक पेशेंट है वो टेकिंग क्या कर रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट ले रहा है, विच द एक्टिव ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन यानी कि टीबी का इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से, विच ऑफ द क्लिनिकल, ये जाने दीजिए, विच क्लिनिकल फाइंडिंग टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि ऐसी कौन सी साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलती है जब भी पेशेंट एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कौन सी नहीं करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहा है, तो पेशेंट को क्या होगा जब भी स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहा है, तो इसकी वजह से एक साइड इफेक्ट बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए, तो कौन से आएंगे बच्चों, डिक्रीज द हियरिंग एक्यूटी, हियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहा है तो। चलिए नेक्स्ट, most of the catheters have the diameter into the French, exactly what is the meaning of the French unit, जब भी आप कैथेटर को देखते हो ना तो बच्चों फ्रेंच देखने को मिलता है, यानी कि एफआर देखने को मिलता है, तो व्हाट यू मीन बाय द एफआर, एफआर का मीनिंग फ्रेंच, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, ऐसा एग्जामिनर पूछ सकते हैं बच्चों, आप ये मत मानिए कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको रिवीजन कीजिए बच्चों। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने 3 पार्ट्स लगा रखे हैं, उसमें से पर लेक्चर 40 तो मैंने आई थिंक क्वेश्चन निकाले, तो आई थिंक 100 क्वेश्चन तो मोस्ट मैंने बना लिए, तो एटलीस्ट एग्जाम आए तब तक मैं 500 या 600 क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। तो प्लीज कोऑपरेटिव कीजिए, ये लेक्चर देखिए पूरा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट, आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर, यानी कि जो फ्रेंच है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि फ्रेंच का मीनिंग क्या, इट इज द आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी ऑपरेटेड फॉर द क्लैप लिप व्हिच थिंग्स यूज्ड फॉर द फीडिंग, अगर क्लैप फिट या फिर क्लैप पैलेट का बच्चा है तो उसमें कैसे फीडिंग दोगे, तो याद रखिए बच्चों, बल्ब सिरिंज की मदद से विद द रबर टिप, यानी कि बल्ब सिरिंज विद द रबर टिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीओपीडी का पेशेंट है, एमिनोफाइलिन ड्रग दे रहा है और उसकी एक्शन बता दीजिए, तो एक्शन क्या रहेगी, सीधा सा आंसर कौन सा आएगा बच्चों, ब्रोंकोडायलेटर, कौन सी ड्रग आएगी बच्चों, ब्रोंकोडायलेटर। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द पेनलेस ब्राइट कलर्ड वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर द 24 वीक ऑफ द गेस्टेशनल एज, सजेशन नहीं है बच्चों, कौन सा आएगा बच्चों, गेस्टेशनल एज, क्या है गेस्टेशनल, तो गेस्टेशनल एज यानी कि 24 वीक के बाद क्या देखने को मिलता है, पेनलेस ब्राइट कलर्ड वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, तो उस डिजीज कंडीशन का नाम बताइए, तो नाम कौन सा आएगा, प्लेसेंटा प्रीविया, क्या आएगा बच्चों, प्लेसेंटा प्रीविया देखने को, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होते हैं बच्चों, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है, क्या होती है बच्चों, पेनलेस ब्राइट कलर वजाइनल ब्लीडिंग। एक गर्ल्स है बच्चों, वो बोल रही है, क्या बोल रही है, ही हर्ड ए गन फायर, इसको गन फायर की साउंड सुनाई दे रही है बच्चों, बट एक्चुअली में क्या है, हिज नेबर इज द ऑपरेटिंग द ग्रास कटिंग मशीन, जो उसका नेबर है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, जो ग्रास कटिंग मशीन है वो चला रहा है, लेकिन वो लड़की को कौन सी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों, गन फायर, यानी कि वो बोल रही है कि किसी ने गन फायर की, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है, आज पड़ोसी यानी कि नेबर वो क्या कर रहा है,
कटिंग द ग्रास मशीन, तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल। स्टिमुलाई प्रेजेंट है लेकिन रॉन्ग स्टिमुलाई है, रॉन्ग स्टिमुलाई, स्टिमुलाई प्रेजेंट विद द रॉन्ग, क्या रहेगा, रॉन्ग परसेप्शन, यानी कि रॉन्ग परसेप्शन होगा तो विच इज द करेक्ट आंसर, इल्यूजन बच्चों, क्या रहेगा, इल्यूजन। व्हाट इज द डोज ऑफ द लेवोंजेस्ट्रोन इन द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, लेवोंजेस्ट्रोन का आपको डोज पता होना चाहिए, कितनी होगी बच्चों, 1.5 mg, कितना रहेगा बच्चों, 1.5 mg इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट इनटू द ट्रिकोटिलोमेनिया, ट्रिकोटिलोमेनिया याद रखें बच्चों क्या है, व्हाट मोस्ट कॉमन साइट इनटू द, कौन सा आएगा, ट्रिकोटिलोमेनिया। तो ट्रिकोटिलोमेनिया क्या है बच्चों, ट्रिकोटिलोमेनिया इज द कंडीशन वेयर यू कंपल्सरीली पुल आउट ऑफ योर हेयर, पूरा क्या हो जाएगा, पुल आउट हो जाएगा, किसका, हेयर का, एंड अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, उसकी वजह से अफेक्टिंग क्या होगी है, मेंटल हेल्थ, यानी कि ट्रिकोटिलोमेनिया का मीनिंग क्या रहेगा, पुल आउट ऑफ योर हेयर, हेयर का क्या हो जाना, निकल जाना। Which is the most common complication of the fracture into the 24 hour, अगर फ्रैक्चर हुआ बच्चों तो शुरुआत के 24 आवर्स में कौन से कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखें बच्चों, फैट एम्बोलिज्म, कौन सा आएगा बच्चों, फैट एम्बोलिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ द ग्लासगो कोमा स्केल, जीसीएस का मैक्सिमम स्कोर बता दीजिए, सबको पता ही होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ द जीसीएस, यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल, यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल किसके लिए यूज होता है बच्चों, टू चेक फॉर द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिए, पढ़िए, नोट सेट में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर, तो 15 इज द करेक्ट आंसर, कितना आएगा बच्चों, 15। Which instrument is the used by the scrubbing nurse to paint the surgical site before the surgery, तो सीधा सा आंसर कौन सी आएगी, ओवम फॉर्सेप्स, कौन सी आएगी बच्चों, ओवम फॉर्सेप्स। चलिए नेक्स्ट, पैप स्मीयर टेस्ट इज द यूज्ड फॉर, पैप स्मीयर जो टेस्ट रहता है वो किसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, तो आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, पैप स्मीयर का आई थिंक बहुत पढ़ा होगा। तो पैप टेस्ट जो रहता है इज द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द, किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर, where is cervical biopsy, it is the confirmation test of the cervical cancer, ये दोनों चीजें याद रखें, अगर cervical biopsy is the confirmation test for the cervical cancer, pap test is the screening test for the cervical cancer। Which mineral should be given to the client suffering from the diarrhea to prevent the severity of the disease, एक पेशेंट है बच्चों जिसको क्या हुआ है बच्चों, डायरिया हुआ है, अगर डायरिया हुआ है, अब उसको डायरिया सीवियर ना हो, इसकी वजह से हमें कौन सा मिनरल देना चाहिए, अभी मैंने बताया था, आप सभी को याद होना चाहिए, ये देख ले, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, कौन सा आएगा, जिंक, कौन सी सप्लीमेंट बच्चों, हाईलाइट कर देना, चलो, जिंक सप्लीमेंट इनटू द डायरिया देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि डायरिया सीवियर ना हो उसकी वजह से, और बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए 20 mg पर डे फॉर द चिल्ड्रन ओल्डर देन द 6 मंथ फॉर द 10 to 4 days, और कितना आएगा, सॉरी ये 14 डेज है, 10 to 14 days है, और 10 mg पर डे इनटू द यंगर एज 10 to 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा है फॉर द 10 to 14, तो दोनों में डोज याद रखिए, अगर बच्चा छोटा है तो कितना डोज आएगा बच्चों, 6 मंथ तक है, ओल्डर देन द 6 मंथ तो कितना आएगा, 10 to 14 डेज तक हमें कौन से कितने डोज लेंगे, 20 mg पर डे, लेकिन यंगर देन क्या है, यंगर देन द 6 मंथ तो वो कितना आएगा, 10 mg per day in the younger age for the 10 to 14 days। चलिए नेक्स्ट, pernicious anemia, मैंने आंसर भी दे दिया, pernicious anemia is the caused by the deficiency of the which vitamin, सही आंसर कौन सा रहेगा, विटामिन B12 की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा एनीमिया होता है बच्चों, तो कौन सा एनीमिया होता है बच्चों, pernicious anemia। मर्फी साइन इज द पॉजिटिव, मर्फी साइन किस डिजीज कंडीशन में बच्चों पॉजिटिव रहता है, एनीवन नो, डू यू नो अबाउट द मर्फी साइन, मर्फी साइन इज द पॉजिटिव इन द कॉलिसिस्टाइटिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, कॉलिसिस्टाइटिस, तो पता चला डायरिया की सीवियरिटी के बचने के लिए जिंक 20 और 10 mg, पर्निशियस एनीमिया किसकी वजह से बच्चों, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, मर्फी साइन किसमें देखने को मिलता है, कॉलिसिस्टाइटिस। नेक्स्ट, Bell's palsy is the caused due to the involvement of the which nerve, Bell's palsy जो डिजीज कंडीशन है उसमें कौन से टाइप्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, which type of the nerve involvement, तो आप सभी को पता होना चाहिए, Bell's palsy is the caused due to the facial nerve, किसकी वजह से, facial nerve के डैमेज होने की वजह से। नेक्स्ट, which is the best solution for the treating the hypovolemic shock,
हाइपोवोलेमिक शॉक अगर कोई पेशेंट को है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें कौन सा सॉल्यूशन देना चाहिए, तो कौन सा सॉल्यूशन आएगा बच्चों, आरएल। कौन सा आएगा बच्चों, आरएल। इफ ग्लाकोमा इज द नॉट ट्रीटेड, अगर हमने ग्लूकोमा को ट्रीट नहीं किया टाइम पर तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, सीधी सी बात है, ग्लूकोमा को ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगा। क्या होगा बच्चों, ब्लाइंडनेस होगा। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो वन लाइनर क्वेश्चन विद आंसर था, मैंने 3 पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए। अगर फोर्थ पार्ट आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा कि सर वी वांट 4 पार्ट्स आल्सो। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।